सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं नेहा शर्मा और मैं आकांक्षा सिंह। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आकांक्षा, ये बताइए कि आप कैसी हैं? सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए ना। सवाल काफी अच्छा है नेहा, लेकिन आते आते ही सवालों की झड़ी लगा दोगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बिल्कुल, आज शुक्रवार है तो एक सवाल हम आपसे करते हैं, एक सवाल हम अपने श्रोताओं से भी करेंगे। ओह, मतलब श्रोता भी तैयार रहे। फिलहाल तुमने जो पूछा कि आप कैसी हैं, तो जी, हम जी। एकदम बढ़िया हैं और हमारी सखियां और श्रोता भी एकदम बढ़िया हैं। बिल्कुल, और हम सब बढ़िया हैं। और आज शुक्रवार है तो आज हम व्यंजन विधियां भी बताने वाले हैं ना। हाँ, ये हम पहले से इसलिए बता रहे हैं ताकि जो पेन पेंसिल वगैरह हमारी सखियां गाने में ऐसे खो ना जाएं, तो वो पहले ही पेन पेंसिल का इस्तेमाल रख लें अपने पास में, कागज का। मुस्तैद रहें, तैयार रहें कि आज कौन सी नई व्यंजन विधि उन्हें सीखने को मिलेगी और बिल्कुल। वो लिख ले, उसे नोट डाउन करने के लिए रेडी रहें। और आज और क्या-क्या करने वाले हैं हम ये बता दें। आज सखी विशेष में हम समुद्र विज्ञानी अदिति पंत के बारे में बातें करने वाले हैं। साथ ही दिन विशेष में बात करेंगे दांडी यात्रा के बारे में। और भूखे भजन ना होए गोपाला, ये क्या है ये सोचते हैं हम, क्योंकि काफी भूखे रह जाते हैं कई बार हम। व्यंजन की बातें तो हो रही हैं फिर भी। इस बारे में तभी बात करेंगे और आंखों ही आंखों में भी कुछ बातें होंगी। जी, इन दिनों मास्क का कह सकते हैं दौर है तो आंखों में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आंखों से संबंधित क्या बातें हो सकती हैं ये करेंगे। पर जैसा कि हमने कहा कि व्यंजन विधियां होंगी आज। हाँ, बिल्कुल और एक होंगी। व्यंजन होते हैं जो रसोई में बनते हैं जी। और एक व्यंजन होते हैं जो किताबों में पकते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन जिनकी बात हम कर रहे हैं। यानी आप हिंदी वर्णमाला की बात कर रही हैं। जी, तो आज का हमारा जो सवाल है वो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, जिसका जवाब हमारे श्रोता हमें कमेंट्स में दे सकते हैं फेसबुक पेज पर। तो सवाल पूछिए नेहा, जल्दी जल्दी, बड़े आतुर हैं हम। जी, तो हमें ये बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं और इनमें कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर? ये सवाल है। एक बार और बता देते हैं कि बिल्कुल। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, इनमें कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर? इसका जवाब जब तक हमारे श्रोता और सखियां हमें देती हैं, वो तो हम जानते हैं, और व्यंजन विधि बताने से पहले इस व्यंजन के बारे में बता देंगे। बिल्कुल। और अब जैसा कि आपने बताया, हम सखी विशेष में बात करेंगे डॉक्टर अदिति पंत के बारे में। यूं तो सखी सहेली में हम रोजाना किसी न किसी ऐसी सखी की बात करते हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं, और यही नहीं, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके कारण महिलाओं के लिए एक नई राह खुली। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं यानी डॉक्टर अदिति पंत, वो है ओशियनोग्राफर यानी कि समुद्र विज्ञानी। इन्होंने एक इतिहास अपने नाम किया, वो ये कि दुनिया के अलग ही छोर को छूने वाली यानी कि अंटार्कटिक की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी। और यहाँ पहुँचने का सफर और ये करियर चुनने की यात्रा भी काफी दिलचस्प है। भाई, यूं तो इस तरह की उपलब्धि के लिए कई तरह की बड़ी पढ़ाई करनी होती है और बहुत ध्यान से इसे पूरा करना पड़ता है, लेकिन अदिति को इस पढ़ाई की प्रेरणा जो मिली वो एक पुस्तक से मिली थी। नागपुर में जन्मी अदिति ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी पुणे से ही की और अच्छे नंबर लाकर पास भी होती रही। फिर एक रोज उनके हाथ में एलिस्टर हार्डी की किताब द ओपन सी लगी। इस किताब को पढ़ते हुए अदिति पंत को सागर की एक अलग ही दुनिया नजर आई और उन्हें ये भी पता चला कि समुद्री विज्ञान ही उनका विषय है और वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। बिल्कुल, एक उत्कंठा उभरी उनके मन में। तो एक बार जब अदिति ने समुद्री विज्ञानी बनने का निश्चय कर लिया, उनके इस निश्चय को हौसला मिला जब हवाई विश्वविद्यालय ने उन्हें मरीन साइंस यानी समुद्री विज्ञान विषय में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप मिली। और आगे अदिति पंत ने लंदन के विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली, जिसमें उनका विषय था समुद्री शैवालों के शारीरिक क्रिया विज्ञान। और जिस समय अदिति पंत ये काम कर रही थी ना, वो एक ऐसा दौर था जब महिलाओं की शिक्षा का स्तर
इस हद तक आगे नहीं था, पढ़ाई लिखाई करती थी पर इतनी ज्यादा नहीं। और ऐसे समय में डॉक्टर अदिति पंत ने ये साबित किया कि अगर महिलाएं अंतरिक्ष में कदम रख सकती हैं तो समुद्र की गहराइयों में भी अपना परचम लहरा सकती हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर अदिति गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में शामिल होने के लिए भारत लौट आई। यहाँ उन्होंने तटों का निरीक्षण किया और हम बता सकते हुए हमें खुशी भी हो रही कि डॉक्टर अदिति ने पूरे भारतीय पश्चिमी तटों की यात्रा की है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और महाराष्ट्र विज्ञान अकादमी जैसे संस्थानों से भी वो जुड़ी रही हैं। डॉक्टर अदिति पंत पहली भारतीय महिला हैं जो सन 1983 में एंटार्कटिक क्षेत्र के तीसरे खोजी अभियान का हिस्सा बनी। उन्होंने भारतीय एंटार्कटिक योजना का हिस्सा बनकर काम किया। कई दुर्गम और विपरीत जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर अदिति ने उस महाद्वीप का 4 महीने तक विश्लेषण किया और कई अद्भुत खोजों को बाहर लाने में सक्षम भी रही। हाँ, और इस खोज के लिए उन्हें अंटार्कटिक पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस पुरस्कार में उनकी कुछ सहायक महिलाएं भी भागीदार बनी और पुरस्कार का हिस्सा बनी। उनका नाम है सुदीप्ता सेनगुप्ता, जया नैथानी और कंवल विल्कू। और डॉक्टर अदिति पंत ने ये साबित कर दिया कि एक महिला चाहे तो आसमान की ऊंचाइयों को तो छू ही सकती है और चाहे तो किसी सागर की धीरता को धरकर उसके अंदर खजाने भी तलाश सकती है। और नेहा, हमारी हर सखी बिल्कुल इसी तरह की है। कुछ नया करने का जज्बा लिए हुए है, कुछ नया सीखने की उम्मीद के साथ साथ वो कहते हैं ना, एक उत्कंठा है कि हाँ, हम कुछ नया सीखेंगे, हम कुछ नया करेंगे। तो इस तरह से जब सखियों के बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या अपनी सखियों को बताते हुए भी जब हमें पढ़ते हैं तो एक रोमांच सा होता है कि भाई कितना अच्छा कोई सखी किस तरह से एक अलग ही विषय को चुन सकती है, इतना गहन उसके पे शोध कर सकती हैं, वहां दूर जाकर पढ़ाई कर रही हैं और उसके बाद उस विषय में उन्हें एक तरीके से महारत हासिल कर ली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कहते हैं नेहा कि जहाँ चाह होती है वही राह होती है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो आकांक्षा, ये गीत हमें बताता है कि किस तरह से जिंदगी में चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो जीवन भी चलता रहता है। बिल्कुल। और कोई भी सफर होता है ना नेहा, वो बहुत आसान नहीं होता। लेकिन अगर उनकी उन राहों में आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं उनको देखकर हम एक जगह रुक जाएं, बैठ जाएं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि रास्ता जहां आगे बढ़ रहा है वहां आगे क्या क्या है। तो ऐसी जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना करने की ठान के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे तो किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को पालेंगे। बिल्कुल पालेंगे। और हम बात करेंगे दांडी यात्रा दिवस की। तो कह सकते हैं कि 91 साल पहले कुछ इसी तरह से ठान कर, जब हमारे देश के जो हमारे राष्ट्रपिता और उनके साथ पूरा जन सैलाब चल पड़ा था, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि बहुत बड़ा बदलाव आया। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया था, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। और ये यात्रा अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी के दांडी नामक गांव तक गई थी। 12 मार्च को शुरू हुई ये पैदल यात्रा 6 अप्रैल को खत्म हुई। कुल 24 दिनों तक चली इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का नमक बनाने पर एक छत्र राज्य जो था उसे खत्म करना। दरअसल ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय नमक पर कर लगा दिया था, तो इसका उत्पादन और विक्रय जब करते थे तो उसके लिए बड़ी मात्रा में कर देना होता था। एक बहुत ही अति आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आ सकते हैं नमक, और इस पर अगर कर लगा दिया गया था तो बहुत परेशानियां हो रही थी उस वक्त लोगों को। तो गांधी जी ने इस कानून से भारत की जनता को मुक्त कराने का विचार किया और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह में करीब 78 लोगों ने भाग लिया था और ये यात्रा लगभग 390 किलोमीटर तक चली थी। 6 अप्रैल को नमक हाथ में लेकर इस यात्रा को पूर्ण किया गया। इसके लिए सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी किया गया था। नमक के लिए आंदोलन ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये आगे लगभग 1 साल तक चला था और सन 1931 में खत्म हुआ था। इसी आंदोलन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी और इस आंदोलन ने देश के लोगों की एकजुटता का परिचय भी दिया। तो वो सोचो कि 390 किलोमीटर तक चलना एक बहुत ही लंबी दूरी है। इतने लोग आपस में साथ में चलते हुए चले जा रहे हैं और एक उनका लक्ष्य है कि भाई नमक जो है वो एकदम अति आवश्यक चीजें हैं, इस पर आप क्यों कर लगा रहे हैं। तो वो एक जो ठान कर जो चले जा रहे हैं और बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब बिल्कुल विनय के साथ, विनम्रता के साथ आपकी आज्ञा हम नहीं मानेंगे ये कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा जो है वो अनुचित है। बिल्कुल। तो अब अनुचित आज्ञा और क्या है क्या नहीं, ये सब बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन अगर गाना नहीं चलाएंगे तो बड़ा ही उचित नहीं रहेगा ये, है। जीवन से ना हारो जीने वाले,
वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। दिन 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 नारा, धिन्ना दिन 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 नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, तो बढ़ता चल, लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है। तो जैसे कहा जा रहा है कि भाई हारो मत जीवन से और चलते जाओ चलते जाओ। तो जब गाना चल रहा था तो हम कमेंट्स की ओर चले गए थे और हमने कुछ कमेंट्स पढ़ लिए, जिसमें कह रहे हैं हमारे एक श्रोता कि भूखे भजन ना होए गोपाला, बात सही है, लेकिन भजन करने की भूख भी तो हमेशा लगनी ही चाहिए। जरूरी है ईश्वर का भजन करेंगे तो उनकी कृपा से भोजन भी मिल जाएगा, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। बताइए। और दूसरे हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ये हकीकत है कि अगर पेट भरा हुआ है तो सभी बातें अच्छी लगती है, और भूख से आदमी अगर बेजार है तो उसे कोई भी चीज नहीं सुहाती है। इसलिए कहा गया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, अर्थात आपका पेट खाली है, आप भूख से तड़प रहे हैं तो आप भगवान को भी याद ना करके अपनी भूख को याद करते हैं और वो भूख कैसे शांत हो।
तो कितनी अच्छी तरह से एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ जवाब जवाब है। आपस में उन्होंने बात एक तरह से हम जो कहना चाह रहे हैं वो किसी तरह से हमारे श्रोता धीरे-धीरे पहुँच गए वहाँ तक। जी, भूखे भजन न होए गोपाला, एक तरह से बात तो सही है नेहा। हुँ, हुँ। देखो ना, भूख लगना एक नैसर्गिक क्रिया है, जो बिल्कुल। एक शारीरिक क्रिया है, हुँ, और ये सभी को भूख लगती ही है, बिल्कुल। कोई भी प्राणी हो। तो लेकिन भूख को मारना या कम करना ये हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन आजकल ये हुँ, जो डाइट का चक्कर चला है, हाँ, इस चक्कर में ये जो नैसर्गिक क्रिया है भूख लगने की, जी, उसे कहीं न कहीं ये एक अंदर से आने वाली इच्छा होती है जी। कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। लेकिन इस इच्छा को दबाना डाइट के नाम पर कितना सही है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना हानिकारक है। हुँ। वैसे कह सकते हैं कि हानिकारक ज़्यादा है, क्योंकि जब एक शरीर की क्रिया होती है कि इस वक़्त में भूख लगती है हमें, इस समय हम उठते हैं या इस समय हमें सोना ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नियम के हिसाब से जब चलती जाती है तो शरीर का चक्र भी बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, अब हमारा वज़न बढ़ रहा है या हमें ऐसा लग रहा है अब हम खाना नहीं खाएँगे, तो हमने खाना नहीं खाएँगे, हमने ऐसा सोच लिया। लेकिन जब जिस वक़्त पे हमें भूख लगती है उस वक़्त पे हमें भूख लगती है, हम खाना नहीं खाते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ हैं वो तो होती ही हैं। जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि हमें भूख लग रही है और हम खा नहीं रहे हैं, तो जो खाना खा रहा है ना उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। जो खाना बन रहा है उस पर हमारा ध्यान है। कई बार हम कहते हैं कि अरे ये कितनी अच्छी चीज़ बन रही है लेकिन हमारे तो डाइट है, हम तो नहीं खा सकते। अरे ये बना रहे हो, हम तो नहीं खा सकते। अरे वो, तो हम इतना ज़्यादा क्या-क्या नहीं खा सकते का दुःख मनाते हैं कि जो थोड़ा-सा खा के अगर हम उसका सुख मना लें, सुख ले लें, वो सुख हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और हमें अपना वज़न कम करना है। हुँ। आजकल ख़ासकर ये जो हमारा जो युवा वर्ग है, जी। वो सोचता है कि आजकल हर कोई सोचता है कि हमें हुँ। फिट रहना है, चुस्त-दुरुस्त दिखना है। वो एक स्लिम ट्रिम वाला जो ये शब्द है, ये हुँ। सभी के मन में घर कर गया है कि बिल्कुल। हमें एकदम पतला सुडौल दिखना है। लेकिन उस चक्कर में डाइट करके हमें ये सब प्राप्त होगा, ये एक मिथ्या है। हुँ। अगर आप छरहरा शरीर पाने के लिए या अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डाइट जी। कर रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि अपने आप को भूखा रख रहे हैं, हुँ। तो ये आपको फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। हाँ, बिल्कुल। डाइट करिए, लेकिन डाइट के नाम पर भूखा मत रहिए, भूखे मत रहिए। हुँ। अगर आप किसी डाइटिशियन से कोई सलाह ले रहे हैं या किसी जी। न्यूट्रिशनिस्ट से कोई सलाह ले रहे हैं, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि आप खाली पेट नहीं रहना है आपको। जी। हाँ, वो आपके खान-पान में, आपके आहार में थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, जो आपके शरीर के अनुसार होगा, आपके शरीर की संरचना के अनुरूप होगा, हुँ। और मौसम के अनुरूप होगा, जो बिल्कुल। आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा, न कि हुँ। नुकसान। क्योंकि हम ज़्यादा देर अगर भूखे रहते हैं तो शरीर में तो अम्ल बन रहा है एक खास समय में, जब हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भूख लगती है, जो हमारे ऐसा लगता है ना कि हमें भूख लग रही है, वो इसीलिए लगती है क्योंकि उस समय वो अम्ल बनते हैं जो कि खाने को पचा लेते हैं। जी। लेकिन हम उस वक़्त में अगर नहीं खाते या हम भूखे रहते हैं, तो फिर वो एसिडिटी बन जाती है, क्योंकि वो अम्ल बढ़ गया है लेकिन उसको पचाने के लिए कोई चीज़ें नहीं है, तो वो शरीर में कुछ परेशानियाँ पैदा करता है। बिल्कुल। वो एक चीज़ हो जाती है, और दूसरा ये भी होता है कि जो हम भूखे रहने की, जैसे आपने कहा कि डायटीशियन से सलाह लेना। डायटीशियन अक्सर हम जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने खाने का जो हिस्सा है, जैसे आप 4-4 रोटी या 5-5 रोटी एक साथ खा रहे हैं, तो आप उसे 2 कर लीजिए, आधा कर लीजिए। तो अगर आपने भूख से थोड़ा कम खाइए, एकदम भरपेट मत खाइए, भूख से थोड़ा कम खाइए, थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में खाते रहिए, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 जी। घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ आप थोड़ा-सा कुछ खाइए। तो इससे भी वज़न बड़ी आसानी से घटता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नहीं खाएँगे, हुँ। तो होता ये है कि जब भूख आपको लगती है, जब जी। भूख लगती है हमें, तो अगर हमने दिन भर कुछ नहीं खाया है डाइट के नाम पर, तो हुँ। अंततः होता क्या है कि सामने कोई पदार्थ आता है जो कि हुँ। हमें नहीं खाना टूट चाहिए। पड़ते हैं। हाँ, और हम जितना खाना चाहिए उससे भी ज़्यादा ज़्यादा खा लेते हैं, तो जी। कहीं न कहीं ये हमें नुकसान करता है। हमारी जो पाचन क्रिया होती है, उस हुँ। पे असर डालता है। और भूखे रहने से आपकी जो शारीरिक क्रिया है, शरीर को जी। चलते रहने के लिए जी। ऊर्जा चाहिए होती है। आप दिन भर कई एक्टिविटीज़ करते हैं, कसरत है, हुँ। इधर-उधर का काम है, कई सारी चीज़ें होती हैं। शरीर
दिन भर बैठा तो नहीं रहता, तो उसके लिए ज़रूरत होती है ऊर्जा की, और ये ऊर्जा हमें मिलती है हमारे भोजन से। तो अगर आप शरीर को भोजन ही नहीं देंगे तो ऊर्जा कहाँ से आएगी क्रियाओं के लिए? और कई बार ऐसा भी होता है ना, जो हमारे जैसे भूखे भजन ना होए गोपाला जो हम कह रहे हैं, तो भाई अगर आप भूखे रहकर उपवास करना एक सही बात है, पर उपवास में भी पानी वगैरह आप सही मात्रा में लेते रहें बीच-बीच में, तो ताकि आपके पेट में जो एसिडिटी वगैरह ना बने, और आप अच्छी तरह से, बहुत से लोग फल वगैरह भी खाते हैं, बल्कि जिन्हें कुछ बीमारियां ऐसी है जिसके लिए उन्हें दवाइयां खानी होती है, उन्हें उपवास ना करने की सलाह भी दी जाती है, और वो या उपवास करें तो कुछ फल वगैरह खा के अपनी दवाइयां भी सही समय पर ले सकते हैं। साथ ही अगर जब हम उपवास कर लिए, हम भूखे हैं और हमारा पूरा ध्यान भगवान से थोड़ा सा साइड होके हो सकता है कि प्रसाद में चला जाए, कि प्रसाद में क्या चढ़ा है, कब केला खाने मिलने वाला है, कब अंगूर मिलने वाले हैं, कब संतरे मिलने वाले हैं, तो हमारे पूरा ध्यान जो है वो हमारा ध्यान कह सकते हैं भटक जाता है, और हम इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई भूख लगती है तो शरीर आंखें अपने आप ही अपनी जो जरूरी चीजों की ओर देखने लगती हैं, तो ऐसा होता ही अक्सर। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने शरीर को, आपके शरीर को जो चीज चाहिए उसे दीजिए। भोजन की जरूरत है, आप अपने शरीर को व्यापक मात्रा में भोजन दीजिए, जितनी जरूरत है उतनी दीजिए, भूखा मत रखिए। डाइट, और खासकर डाइट के नाम पर अगर जो लोग ये सोचते हैं कि चलो हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे या सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, ये गलत है। अगर आपको डाइट चार्ट अपने लिए बनाना भी है तो डॉक्टर की सलाह से बनाइए, बिल्कुल खुद ही अपने डॉक्टर मत बन जाइए। तो अब आप कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे, अब हम सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि व्यंजन विधि भी बताएंगे ना। फिर कोई भूखे नहीं रह पाएगा। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। चश्मा चढ़ा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 मानो दिलेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, मानो दिलेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो। सोला लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा। रसगुल्ला खा के माला बन गए जनाब
जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0, टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। तो इस गाने में एक बार कहा कि भाई करते हो पेट पूजा, तो पेट पूजा से याद आए कि रेसिपी भी बतानी है। पेट पूजा की बातें, व्यंजन विधि की बातें भी करेंगे। हम और नेहा, आपने एक सवाल पूछा था जी, और हमने ये वादा किया था कि व्यंजन विधि बताने से पहले उस व्यंजन के बारे में भी बता देंगे। तो बता देते हैं अपने श्रोताओं को। तो जैसा कि हमेशा होता है कि हमारे सभी श्रोता सखियां जो हैं वो सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देते हैं बड़ी जल्दी। तो इसी तरह से, और कभी-कभी तो ऐसा होता है, जो हमारा एक और कार्यक्रम होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल सोचते हैं और उधर से जवाब पहले ही आ चुका होता है, तो हमें सवाल नहीं पूछना, निरस्त करना होता है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे दिल से जुड़े हैं, तभी तो हमारे सवाल भी वो पहले ही जान लेते हैं। तो हमने जो पूछा था आपसे, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, इनमें से कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर, तो उनका सही जवाब है कि कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, उसमें से 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हाँ, और ये स्वर कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं हमारे श्रोताओं को। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह और री। अब आप ये मत कहिए कि आप पूरा व्यंजन वर्ण भी बताने वाली हैं। नहीं, तो पूरी क्लास लग जाएगी। हम व्यंजन बता देते हैं व्यंजन वर्ण की जगह। बिल्कुल जी। तो आज जो व्यंजन हम बताने वाले हैं वो है तीखी कुल्फी। तो तीखी कुल्फी होगी और साथ में होगी टमाटर की चटपटी सब्जी, तो यानी खट्टी मीठी और तीखी जो रेसिपी बनने वाली है। तो शुरुआत करते हैं नेहा कुल्फी से। तो कुल्फी के लिए आपको चाहिए, कुल्फी जो है अमरूद से बनने वाली है, जिसको कई जगहों पर पेरू भी कहा जाता है और इसका अंग्रेजी में नाम गुआवा है। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो 100 ग्राम अमरूद चाहिए इसके लिए, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम चाहिए, 1/4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क यानी जो गाढ़ा करके दूध आता है दूध, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक चाहिए या स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो पहले अमरूद को धो लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, मिक्सी के जार में डालकर अमरूद की महीन प्यूरी तैयार कर लीजिए, मतलब पीस लिया आपने उसको। अब उसमें मिल्क पाउडर और क्रीम डाल के एक बार और वही मिक्सी में आप चला के फिर से उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अमरूद की प्यूरी को एक बाउल में निकाल लें और इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह से फिर से मिलाएं और कुल्फी को जमाने के लिए कुल्फी के सांचे में इस मिश्रण को डाल दें। कम से कम 5 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दें और 5 घंटे के बाद जब ये कुल्फी जम जाएगी, ये बिल्कुल खास बात है, इस पे ध्यान दीजिए आप। जब ये कुल्फी जम जाएगी तो इसे निकालना है और निकालने के बाद ऊपर से मिर्च और नमक छिड़क के इसको परोसना है। परोसते समय मिर्च और नमक छिड़कना है, जैसे अमरूद खाते हैं ना। हाँ। मिर्च नमक छिड़क के। चाट मसाला मुझे पता नहीं डाल सकते हैं नहीं, पर वो जो बनाएंगे वो डाल के एक्सपेरिमेंट करना ही है, तो वो डाल के भी देख लेंगे। तो हमें बता भी दीजिए कैसा लगता है चाट मसाला डालने के बाद। तो गर्मी में नेहा, मेरे ख्याल से ये जो तीखी ठंडी चटपटी कुल्फी है, ये खाने का बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, और हमें लगता है कि हमारे सखियां जो हैं वो इसे बनाएंगे, हमारे श्रोता भी बना सकते हैं इसको। बिल्कुल, किचन में तो कोई भी हाथ आजमा सकता है जिसे इंटरेस्ट हो, लेकिन अगली रेसिपी बनाने के पहले हमें श्रोताओं का भी ख्याल रखना है, गाना सुनवाना है। ठीक है, गाना सुनवा लेते हैं। ये गाना बिल्कुल अब हमारे जब श्रोता है वो सुनते इस वक्त ऐसा सोचे कि ये खाने के बारे में बात हो रही है।
अंधेरों के, गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो रात आए, हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। हम तो हैं दिल वाले, खंजर से नहीं मरते, अरे हम तो हैं दिल वाले, खंजर से नहीं मरते, हम जुल्फों के कैदी हैं, सूली से नहीं डरते, सूली को भी जुल्फों की जंजीर बना देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। नफरत की है बीमारी, है अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी, भड़काया करो शोले, फेंका करो चिंगारी, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा। तो बस इसी तरह से सारी चीजें चलती रहें आराम से, और सब नए नए अंदाज सीखते रहे अपने अपने, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, और सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि अब देखिए कोरोना का समय अभी भी चल रहा है, जो बहुत से लोग हैं जो कि उतनी सुरक्षा नहीं करे, उन्हें लग रहा है अब वैक्सीन आ गई सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन वैक्सीन जब तक आपने लगाई नहीं है तब तक कुछ नहीं हुआ है। तो वैक्सीन जब तक सभी लोगों को नहीं लग जाएगी तब तक कुछ भी सुरक्षित, इतनी तरह से सुरक्षित नहीं कह सकते हैं, और बहुत जिम्मेदारी का मामला है ये। लेकिन डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन लग भी गई है, उसके बाद भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन क्या? जो भी कोविड-19 के दौरान जो भी नियम बनाए गए हैं, यानी कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, साथ ही साथ अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना है, चाहे साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल हमें अब भी रखना है। कोरोना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं होगा, उस गलत फहमी से बाहर निकल आएं। बिल्कुल। कोरोना समय, स्थान या व्यक्ति को देखकर नहीं आता। अगर आपने थोड़ी लापरवाही बरती तो ये आपसे दूर भी नहीं रह पाएगा। जैसे शुरुआती दौर में कहा गया था ना, भाई कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप उन्हें बुलाते नहीं है। सही बात। आप बुला सकते हैं अगर आपने मास्क नीचे करके आप घूम रहे हैं, या आपको लगता है जब आपके फाइन लगाने के लिए कोई आ जाएगा तब मैं मास्क पहन लूंगा, अगर आप ये सोचते हैं तो ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि फिर
कोरोना ये नहीं देखेगा कि कोई आपके साथ चालान कट रहा है आपका कि नहीं कट रहा है। उसको अगर आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है मान लीजिए, या आप उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो फिर इस तरह की कोई कोई ना तो वो कुछ एक कह सकते हैं कि आपको सूचना तो देगा नहीं कि भई अब देखिए मैं आस-पास ही हूँ, तो अब आप तो मास्क आप लगा लें। सावधान जी, रहिए। जी। इतना सज्जन अभी फ़िलहाल वो नहीं बना है। तो सही बात है नेहा। तो सावधानी हमें खुद रखनी है। हुँ। हमारा जो परिवार है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है, और साथ ही साथ हमारे आस-पास के जो लोग हैं, जी। जो हमसे जुड़े हैं, जिनसे हम मिलते हैं, साथ ही साथ हमारा जो समाज है, वो जी। भी हमसे जुड़ा है। तो ये हमारी ही पहल होनी चाहिए इस बीमारी को ख़त्म करने में। तो हम बिल्कुल। जितनी ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, उतने ज़्यादा हम खुद सुरक्षित रहेंगे, और साथ ही साथ हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। और कोरोना काल के दौरान एक हमारे शरीर का अंग ऐसा है जिस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। कान की हाँ, बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि कान पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, पर बात है आँखों की, क्योंकि अब सारी चीज़ें हमें आँखों से बयान करनी है और पूरे टाइम क्योंकि घर में बैठे रहना है, घर से काम करना है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बच्चों बढ़ का गया भी है। स्क्रीन टाइम जी। बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, हुँ। उनका भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। साथ-साथ घर परिवार में लोग हैं, मतलब अगर लोग घर में ही हैं, तो हुँ। टीवी देख रहे हैं, मतलब मनोरंजन के जो साधन है, जी। टीवी देख रहे हैं या दिन भर मोबाइल पर लगे हैं, हुँ। तो आँखों पे जो तनाव है, वो बढ़ गया है स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण। तो कई बार हमें अगर इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? अगर स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण क्या होता है, कई बार हम कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए काम कर रहे हैं या हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं या कुछ भी चीज़ अगर फ़ोन में अपने देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो क्या होता है हम पलक झपकना भूल जाते हैं कई बार। हुँ। तो आँखें खुली की खुली हैं हमारी कितने घंटे तक, हमें पता नहीं चलता है कि हमने बीच में पलक नहीं झपकाई और फिर अचानक से आँखों में जलन होती है तेज़। फिर उसके बाद हम पलक जैसे बंद करना, मतलब वो एक बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है कई बार, क्योंकि आँख बंद करते हैं और आपको बड़ी जलन होती है बहुत ज़ोरदार। जी, तो करना ये है कि अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं या हुँ। लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहे हैं जी। या कुछ देख रहे हैं, तो हर 15 मिनट के बाद अपनी नज़रें स्क्रीन पर से हटाइए, थोड़ा हुँ। इधर-उधर देखिए, खिड़की से बाहर झाँकिए, अगर जी। आस-पास कोई पेड़ है, हरा-भरा कोई हरी-भरी कोई जगह है, तो हुँ। उसे देखिए। इससे आपकी आँखों को थोड़ा आराम मिलेगा, और बच्चों के लिए ये बात और ज़रूरी हो जाती है। जी। जो बच्चे जो स्क्रीन पर बैठते हैं, मतलब हुँ। अगर वो कोई चीज़ देख रहे हैं, जी। आजकल बच्चों की क्लासेस, स्कूल की क्लासेस हुँ। ऑनलाइन ही हो रही हैं, हुँ। तो जब वो एकटक देखते रहते हैं स्क्रीन पे, जी। या कार्टून देखते रहते हैं स्क्रीन पे, या अपना कोई मनपसंद प्रोग्राम देखते हुँ, हुँ। रहते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि हमें अपना सर भी हिलाना है। वो हुँ। एकटक उसी में इतने मगन हो जाते हैं, तो बच्चों की जो आँखें होती हैं, वो बहुत बहुत कोमल बहुत होती, जी। कोमल होती हैं, और जल्दी उन पर असर होता है। हुँ। खराब होने का ज़्यादा डर रहता है जी। बच्चों की आँखें। तो माता-पिता को ये ज़रूरी है कि वो खुद ध्यान रखें कि हुँ। बच्चा कितनी देर तक और कितनी देर से स्क्रीन पर देख रहा है, जी। और उसे कितनी देर तक स्क्रीन पर बैठना है, मतलब स्क्रीन के सामने बैठे जी। रहना है। अगर ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करें कि बच्चे को थोड़ी देर किसी और चीज़ में उलझाएँ, जी। ड्राइंग करवाएँ, पेंटिंग करवाएँ, मतलब उन्हें स्क्रीन से थोड़ा दूर हटाएँ। हटाएँ। कोई ऐसी चीज़ उनके सामने लगाएँ कि जिसकी वज़ह से, मतलब ऐसी किसी काम उन्हें ऐसा दें जो कि उनको स्क्रीन टाइम बिताने से ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा बिल्कुल। रुचिकर हो उनको। चाहे वो पेड़ लगाने का हो सकता है कि फिर जब पेड़ उगे तो छोटे-छोटे पेड़ उगे, उनके हाथ से लगाए हुए बीज से अगर पेड़ उगते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और बचपन से जो आदत लगेगी तो वो आगे जाकर ज़िंदगी भर साथ रहती है। फिर उसके अलावा कुछ खेलने की, बाहर खेलने के, जैसे बोर्ड गेम जो होते हैं, जैसे लूडो होती है, सांप-सीढ़ी होती है, इस तरह के काफ़ी गेम होते हैं। हुँ, हुँ। तो बजाय स्क्रीन पर या फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने की बजाय अगर इस तरह का कोई खेल आप लाकर रख देते हैं, बचपन में बहुत सारे खेल तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी खेलते होंगे, हम भी खेलते थे, इमली की बीजों से या ऐसी अलग-अलग चीज़ों से खेला करते थे, तो वो सब भी कर सकते हैं। तो पुराने जो खेल हैं वो भी उनके साथ बाँट देंगे और बड़े अच्छे लगते हैं। हमको जितने बचपन में अच्छे लगते थे, इनको भी उतने ही अच्छे लगेंगे। हम नहीं बता रहे हैं उनको ये खेलों के बारे में। बिल्कुल सही बात है नेहा। और अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो भी बच्चों को ये बताएं कि हर 10 मिनट बाद आपको स्क्रीन से थोड़ा नज़र इधर-उधर घुमानी है। जी। और खासकर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो तो काम के दौरान या मीटिंग के दौरान उठ नहीं सकते,
तो वो ये चीज़ कर सकते हैं कि अपनी पलकों को झपकाते रहें, पलक झपकाना ना भूलें, जिससे आँखों में एक जो नमी की चादर रहती है वो बनी रहेगी, बिल्कुल। ड्राइनेस नहीं आने पाएगी। और हो सके तो थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेते रहें आधे घंटे पे, पौने घंटे पे। आँखों को धो लें ठंडे पानी से आप, तो आँखें उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। और अगर आपको वक़्त मिलता है, उतना वक़्त है कि आप आँखें थोड़ी देर बंद कर सकते हैं, तो रुई के फाहे होते हैं, पानी में भिगा के या गुलाब जल में भिगा कर आप आँखों में लगा के थोड़ी देर रख देंगे, तो भी काफ़ी आराम आपको मिल जाता है आँखों में। बिल्कुल नेहा, ये आँखें जो हैं हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आँखों के ज़रिए ही तो हम दुनिया को देख पाते हैं। बिल्कुल। दुनिया के कई रंग हम इन्हीं आँखों के ज़रिए देखते हैं। तो इनका उचित ख़्याल रखना भी हमारी खुद की ही ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। और आँखों से जुड़े कुछ व्यायाम भी हम थोड़े से बता देंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन उससे पहले ये गीत सुनवा देते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आँखों के सिवा
तो आँखों के सिवा तो दुनिया में क्या रखा है, क्योंकि आँखें हैं तो हम दुनिया देख पाते हैं। बिल्कुल नेहा, और आँखों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। हम आँखों की देखभाल की बात कर रहे थे, जी। तो आँखों की कुछ कसरत होती है, वो भी हम कर सकते अबे हैं। आपने कसरत बोली तो ऐसा लग रहा है कि आँख कुछ ऐसा वज़न वग़ैरह उठाकर ये दौड़ेंगी आँखें। तो हम कहते हैं कि आँखों के कुछ व्यायाम भी हम कर सकते जी, हैं, जी, जिससे जी। आँखों को आराम मिलता है। बिल्कुल, तो आँखों का कसरत भी हो सकती है, दौड़ा सकते हैं हम आँखों को। किस तरह से कि हम अपने आँखों के सामने एक हाथ जब सीधा करते हैं ना, तो जितनी दूरी होती है, उतनी दूरी पर हमने अपनी एक उँगली ऊँची उठा ली, यानी कि सोचिए तर्जनी को हमने ऊँची उठा लिया और उस पर हमने अपनी नज़र जमा ली दोनों आँखों की, और हम उसे देख रहे हैं और उसको देखते-देखते अचानक अपनी आँखों को आप थोड़ी दूरी में कुछ चीज़ हो जोगी। जैसे मान लीजिए किसी खिड़की के सामने आप हैं, करीब आपने 5-6 मीटर जो भी थोड़ी ज़्यादा दूरी जी। आपने रखी, मीटर और किलोमीटर में थोड़ा-सा हम असमंजस में आ जाते हैं। तो थोड़ी दूरी रखिए और उसके बाद आपने अपनी आँखों पे जब आप तर्जनी की ओर देखते हैं और उसके बाद दूसरी बार आप दूर कहीं पर कोई भी एक चीज़ को चुन लीजिए, लक्ष्य चुन लीजिए और आप उसे देखते हैं, फिर वापस। तो पास और दूर धीरे-धीरे आप करते रहिए, तो इससे भी आँखों का व्यायाम हो जाता है काफ़ी यानी अच्छे कि से। आँखों के फ़ोकस को बदलते रहना। जी। बिल्कुल सही बात। और साथ ही साथ एक व्यायाम और कर सकते हैं हम, वो है आँखों की पुतलियों को हर दिशा में घुमाना। जी। एक बार ऊपर देखिए, फिर दाएँ, फिर नीचे, फिर बाएँ, क्लॉकवाइज़ और फिर एंटी क्लॉकवाइज़। ऐसे घुमाइए, कम से कम 3 से 4 बार करिए ये जी। व्यायाम। तो इससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है, और जब स्क्रीन टाइम में आप काफ़ी देर बैठे हैं, तो एक बार आँख को ज़ोर से बंद कर लें, ज़ोर से मतलब दबाना नहीं है आपको, लेकिन आँखों को आप बंद कर लें तो भी आराम मिलता है, साथ ही हथेलियों से ढक लें आँखों को। जब हथेलियों से मतलब उसको दबाना नहीं है बहुत ज़ोर से, एक ढक्कन की तरह या कटोरी की तरह हथेली को बना लीजिए और आँखों पे रख लीजिए, जैसे कि आपकी आँखों में एक अंधेरा आपको मिले आँख में, और आँख थोड़ी देर बंद रखिए, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ अपने खान-पान का ख़्याल रखना भी बेहद बिल्कुल। ज़रूरी है। अपने आहार में आप समावेश कर सकते हैं हरी सब्जियों का, साथ ही साथ गाजर, आंवला। हाँ, और बादाम भी भिगोकर खा सकते हैं हम, जामुन खा सकते हैं, टमाटर भी काफ़ी अच्छे होते हैं हाँ, आँखों के लिए। बिल्कुल, जी। टमाटर से कुछ याद आ रहा है मुझे नेहा। और साथ ही साथ आँखों के लिए अच्छी होती हैं पीली सब्जियाँ और फल, जैसे तो पपीता हो गया, और सब्जियों में कोहड़ा, कुम्हड़ा जी जिसे कद्दू भोपला भी कहा कहते जाता है। हैं। जी। जी, बिल्कुल। और नेहा, आपने टमाटर की बात की थी, तो टमाटर भी आँखों के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल। और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि टमाटर की चटपटी सब्जी की रेसिपी बिल्कुल, हम ये उन्हें चटपटी बताएँगे। सब्ज़ी की रेसिपी आप बता दीजिएगा, और उससे पहले हम थोड़ा-सा आँखों के बारे में एक कह देते हैं कि भई जब आँखों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? जब उसे नींद मिलती है, पूरी हाँ। 6 घंटे की और 8 घंटे की नींद मिले और आराम उसे मिलता है, तो वो बिल्कुल अगले दिन के लिए तैयार हो जाती है अच्छी तरह से। साथ ही हम ये भी कहना चाहें कि आँखों को हर 6 महीने में चेक करवाते रहें। किसी तरह की कोई आपको परेशानी है, जैसे डायबिटीज़ या हाई बीपी, लो बीपी की आपको अगर परेशानी है, तो भी कम समय अंतराल में आप चेक करवाते रहें आँख। और अब टमाटर की जो चटपटी रेसिपी आने वाली है, उसके बारे में आँखें और कान खोलकर हमें सुनना पड़ेगा। बताइए? तो सामग्री नोट करिए। टमाटर की चटपटी सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए टमाटर लगभग 200 ग्राम, साथ ही साथ हरी मिर्च 3 से 4 कटी हुई। अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जी। तेल 2 चम्मच, राई आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटे चम्मच, या न डालना चाहे तो कोई बात नहीं। जी। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ ही साथ शक्कर 1 छोटा चम्मच। शक्कर के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है गुड़ का। तो अगर आप शक्कर न डालना चाहें तो गुड़ सबसे बढ़िया पर्याय है। जी। और नमक स्वाद अनुसार। साथ ही साथ हमें चाहिए हरा बारीक कटा हुआ धनिया। अब विधि नोट करें। कढ़ाई में तेल डालकर इसे गर्म होने के लिए गैस पर रख दीजिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई, जीरा, हरी मिर्च डाल दीजिए और गैस की आंच धीमी रखिए। अब जब ये सब तड़क जाए, भून जाए, तब उसमें कटे हुए टमाटर डालकर लगभग 2 मिनट तक भूनिए। टमाटर भूनने पर उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर उसे भी लगभग 1 मिनट तक भूनिए। अब इसके बाद मध्यम आंच पर टमाटर को ढककर पकने दीजिए और इसे बीच बीच में कलछी से चलाते रहिए। जब टमाटर पक जाए तो उसमें शक्कर या गुड़ डालकर 2 मिनट और पकाएं और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। टमाटर की सब्जी को एक प्याले में निकालिए और उस पर
हरा धनिया डालकर उसे सजा दीजिए। तो ये बड़ी अच्छी बन गई और इसमें इतने अच्छे-अच्छे रंग हो गए जो आँखों को भी बड़े अच्छे लगेंगे। और इसमें एक चीज़ श्रोता हमारे ये भी कर सकते हैं, हमारी सखियाँ, कि इसमें जो बारीक सेव होती है वो भी डाली जा सकती है। ये आई कुछ अगर डाइट वाली बात। अगर वो जो मोटा गाठिया बेसन के गट्टे होते हैं टमाटर की सब्जी में, जी, वो भी जी। डाले जा सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। और वरना टमाटर की सब्जी ऐसे ही बड़ी स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल। आँखों में क्या दी, पहला बादल, बादल में क्या दी, किसी का आंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी, पहला बादल, बादल में क्या दी, किसी का आंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है, रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है, देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी, पहला बादल, बादल में क्या दी, किसी का आंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल। झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या दी, पहला बादल, बादल में क्या दी, किसी का आंचल, आंचल में क्या दी, अजब सी हलचल। तो हलचल मच गई है क्योंकि वक्त भी होने लगा है और हमें अब इजाजत भी लेनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा वक्त बाकी है, तो जितना वक्त बाकी है उतने वक्त में हम बातें करते रहेंगे। तो आज हमने सखियों से बहुत सारी बातें की। समुद्र विज्ञान के बारे में बात की। जो हमारी एक सखी हैं जो समुद्र की गहराइयों तक जाकर उन्होंने बहुत सारी खोज की, उनके बारे में हमने बताया। दांडी मार्च की यात्रा भी हमने एक तरह से कह सकते हैं उस दौर को हमने सोचा कि किस तरह की मुश्किलों का सामना सबने किया होगा, और आंखों की देखभाल तो बड़ी जरूरी है। और साथ ही साथ डाइट कॉन्शियस लोगों के बारे में हमने बात की, या भूखे पेट भजन न होए गोपाला। बिल्कुल। और हमने जानबूझ के ऐसे ऐसे व्यंजन बताए हैं ताकि कोई भूखा ना रह सके, उनका मन करे कि हम कुछ ना कुछ खा लें, है ना। और साथ हमारा निभाया हमारे सभी श्रोताओं ने और सखियों ने, जो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे साथ हमको देते हैं। और अब जब ये सारी बातें हो ही गई हैं तो मन हो या ना हो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, विदाई तो हमें लेनी पड़ेगी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।